नोट एक म्यूज़िकल साउंड का नाम है। जैसे हम रियल लाइफ में भी लोगों को नाम देते हैं, चीज़ों को नाम देते हैं, वैसे ही म्यूज़िक के अंदर साउंड को नाम देते हैं। तो कोई भी एक साउंड जो होता है, हमने उसको कोई नाम देना होता है, तो हम बोलते हैं इस साउंड का या फिर इस नोट का नाम है ई नोट या फिर बी नोट या जी नोट। वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से 12 नोट्स होते हैं। वैसे अगर मैं एक्यूरेटली बोलूँ तो क्रोमेटिक स्केल के अंदर 12 नोट होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये बिगिनर कोर्स है तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि म्यूज़िक के अंदर 12 नोट्स होते हैं और उन 12 नोट्स के नाम होते हैं ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो जो हमारी 6 स्ट्रिंग्स के नाम हैं वो इन्हीं 12 नोट्स में से निकल के आए हैं। ई, बी, जी, डी, ए, ई। तो ये जो नाम है ये आवाज़ के नाम है, ये नोट्स के नाम है। तो ये ई नोट का साउंड है, ये बी नोट का साउंड है, ये जी नोट का साउंड है, ये डी नोट का साउंड है, ये ए नोट का साउंड है और ये वापस से ई नोट का साउंड है। तो अब एक बार आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक गिटार है, इसमें 6 स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग्स और फ्रेट मिलके गिटार में किसी भी नोट की पोजीशन डिटरमाइन करती है। तो अगर मैं इस गिटार की स्ट्रिंग को बिना अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किए बिना बजाता हूँ, अगर मैं बिना लेफ्ट हैंड यूज़ किए बजा रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे ओपन नोट। तो ये हो गया ओपन नोट, ये भी ओपन नोट है, ये भी ओपन नोट है, ये सारे ओपन नोट हैं, ठीक है। जब मैं किसी स्ट्रिंग को प्रेस करता हूँ और फिर अगर मैंने पहली स्ट्रिंग को प्रेस किया लेट्स से 5th फ्रेट पे, तो ये ओपन नोट नहीं रहा, ठीक है, ये ओपन नोट नहीं है। अगर मैं ई स्ट्रिंग यानी कि सबसे पहली स्ट्रिंग, सबसे पतली स्ट्रिंग जो है, इसको मैं बजा रहा हूँ बिना लेफ्ट हैंड यूज़ किए, तो ये ओपन ई नोट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकेंड स्ट्रिंग को 5th फ्रेट पे प्रेस करके बजा रहा हूँ तो ये भी ई नोट हुआ, लेकिन ये ओपन ई नोट नहीं हुआ, पर ये ई नोट ज़रूर हुआ। तो हमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझना ज़रूरी है कि फ्रेट्स की पोजीशन यानी कि फ्रेट का नंबर और स्ट्रिंग का नंबर और स्ट्रिंग का नाम, ये दोनों चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे चल के हम जब भी कॉर्ड्स पे बात करेंगे कि भाई सी कॉर्ड, डी कॉर्ड कैसे बजानी है, तो मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगा। हमें फ्रेट पे प्रेस कहाँ करना है और कैसे करना है। अगर मैं सबसे मोटी स्ट्रिंग को लेता हूँ, 6th स्ट्रिंग को, और मैं इस पे फिंगर को सिर्फ रख रहा हूँ, मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर टच कर रहा हूँ सिर्फ स्ट्रिंग को, ठीक है। तो अब आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग से आवाज़ निकालनी है तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि ये स्ट्रिंग को मैं कम्प्लीटली अच्छे से प्रेस करूं कि वो फ्रेट को टच करे, फ्रेट बोर्ड को टच करे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को लूँ, मैंने इसको प्रेस नहीं किया है अभी, मैंने सिर्फ टच किया अपनी फर्स्ट फिंगर से, तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो आवाज़ क्लियर आ रही है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब भी स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे तो वो स्ट्रिंग को अच्छे से प्रेस करना है जिससे कि वो फ्रेट बोर्ड को टच करे, तभी आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। बिगिनर्स के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो कोई कॉर्ड बजाने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है, इस तरह से थोड़ी सी अनक्लियर आवाज़ आती है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, सारे गिटारिस्ट के साथ बिगिनिंग में होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सब और बाकियों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद रेपिटेशंस ये चीज़ इंप्रूव होगी। तो जब गिटार की स्ट्रिंग्स ओपन नोट्स में ई, बी, जी, डी, ए, ई इस ऑर्डर में साउंड करती है, यानी कि इस ऑर्डर में होती है, तब हम बोलते हैं कि गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में है। अगर हम चाहते हैं कि हम जब भी गिटार बजाएं, चाहे कॉर्ड्स बजाएं, चाहे लीड बजाएं या कोई भी मेलोडी बजाएं, अगर गिटार को अच्छा साउंड कराना है, करेक्ट साउंड कराना है, तो गिटार का स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में रहना ज़रूरी है। तो अब सवाल बनता है कि हम गिटार को स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में रखें कैसे, या फिर हम गिटार को ट्यून कैसे करें, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में।